Now, central metal ion is always from D block element. This D block element are act as a central metal ion because it has a property of small size, greater attraction, size small, greater attraction, and variable oxidation state and vacant space. So these four property are responsible to show or act as a central metal because of if there is a vacant space so it attract electron, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा क्योंकि खाली जगह है. सो दैट इज सेड टू बी सेंट्रल मेटल आयन. दिस प्रॉपर्टी आर देयर. अब लिगेंड की बात है. लिगेंड इज दैट इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन रिच. और यही आप लोग पढ़े होंगे बेटा ऑर्गेनिक में न्यूक्लियोफाइल, इसी को न्यूक्लियोफाइल भी कहते हैं. न्यूक्लियोफाइल दैट इज इलेक्ट्रॉन रिच. अब न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो दो टाइप का होता है. एक न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज और दूसरा न्यूट्रल. मतलब नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल दैट इज नॉन मेटल है ना, और न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल जो होगा उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, लाइक वाटर, अमोनिया, इथलीन, डायमाइन एक्सेट्रा. मतलब इन सब पे कोई चार्ज नहीं होता, दैट इज न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल. और दूसरा जो है नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज में Cl माइनस, Cn माइनस, OH माइनस, EDTA, इथिलीन, डायमाइन, टेट्रा एसीटेट. तो इस अब यहाँ पे बेटा जितने ये लोन पेयर शेयर करेगा उसके अकॉर्डिंग इसको क्लासीफाई किया है. अब उसके अकॉर्डिंग जब क्लासिफिकेशन किया है तो यहाँ पे आपको मिलेगा यूनिडेंटेट. यूनिडेंटेट व्हाट डू यू मीन बाय यूनिडेंटेट? यूनिडेंटेट का मतलब होता है कि लिगेंड जो है अपना एक पेयर शेयर करेगा मेटल के साथ. मतलब वहाँ पे सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा लिगेंड, दैट इज सेड टू बी यूनिडेंटेड. अब इसमें एग्जांपल क्या, इसमें अगर हमने लिगेंड अमोनिया ले लिया, अमोनिया के पास एक ही लोन पेयर है, ये लोन पेयर डोनेट करके शेयर करके मेटल से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा. ऐसे ही वाटर भी है. सो इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज सेड टू बी मोनोडेंटेड और यूनिडेंटेड लिगेंड. यूनिडेंटेड लिगेंड के बाद फिर आता है बाइडेंटेड लिगेंड. बाइडेंटेड लिगेंड में क्या होगा, यहाँ पे दो डोनर साइट होंगे. फॉर एग्जांपल दो डोनर साइट के लिए क्या है, सपोज दैट देखिए यहाँ पे हम अगर लिगेंड ले लें आपके लिए इथलीन डायमाइन है ना. इथलीन डायमाइन जो होगा वो दो साइड से लिंकेज फॉर्म करता है, दैट इज CH2 NH2 NH2. ये NH2 लिगेंड से बॉन्डिंग करेगा मेटल से. ये लिगेंड है, ये मेटल से बॉन्डिंग करेगा बिकॉज N के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं अमाइन में. तो इसलिए वो होता है बाइडेंटेड लिगेंड और डाइडेंटेड लिगेंड. और पॉलीडेंटेड में बेटा वेरी वेल नोन टू यू दैट इज EDTA, इथलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेट. इथलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेट जो EDTA होता है इसमें 6 लिगेंड, मतलब कि जो डेंसिटी इसकी होगी 6, मतलब ये 6 डेटिव बॉन्ड बनाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है किसके साथ, मेटल के साथ. ये मेटल के साथ 6 लिगेंड 6 बॉन्ड बनाएगा, दैट इज सेड टू बी पॉलीडेंटेड. इसकी डेंसिटी कितनी हुई 6, क्योंकि ये 6 लोन पेयर अपना शेयर करता है मेटल के साथ, दैट इज सेड टू बी पॉलीडेंटेड. फिर इसके बाद एम्बिडिएंट लिगेंड. एम्बिडिएंट का मतलब ये होता है लिंकेज फ्रॉम बोथ साइड, वह लिगेंड जिसमें दोनों तरफ से बॉन्डिंग हो. एक होता है बेटा NO2 जो है देखो यहाँ पे NO2 में लिंकेज आइदर लिंकेज टेक्स प्लेस विथ N और मे बी विथ O. और अगर Cn है तो Cn में C या N से लिंकेज होगा. तो अगर O से लिंकेज है नाइट्रो में तो इसको कहते हैं O नाइट्रीटो, और अगर N से लिंकेज है तो कहते हैं N नाइट्रीटो. और यही अगर साइनाइड है तो साइनिडो, C से लिंकेज होगा तो साइनिडो, और अगर N से लिंकेज है तो कहते हैं आइसोसाइनिडो. और यही अगर थायोसाइनाइड है दैट इज SCN माइनस, तो S से लिंकेज होगा तो उसको कहेंगे साइनिडो और थायोसाइनिडो. और अगर वही लिंकेज N से होगा तो उसको कहते हैं आइसोथायोसाइनिडो. क्लियर? चिलेट होता क्या है,
चिलेट मतलब ये होता है कि ओपन चेन चेंजेस इनटू साइक्लिक और क्लोज्ड, दैट इज 4 मेंबर रिंग, 5 मेंबर रिंग और 6 मेंबर रिंग और 8 मेंबर रिंग में फॉर्म करता है, दैट इज सेट चिलेट। और क्या होगा, जो कॉम्प्लेक्स होगा उसके इट बिकम स्टेबल, वो स्टेबल हो जाता है। मतलब ओपन चेन को क्लोज चेन में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम चिलेट कहते हैं। मतलब कोई भी बाइडेंटेड लिगेंड होगा या पॉलीडेंटेड लिगेंड होगा, अगर वो मेटल से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, देयर इज साइक्लिक फॉर्मेशन, क्लोज रिंग, और उससे स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो यही होता है चिलेट और चिलेटिंग लिगेंड। कोऑर्डिनेशन नंबर इन सिंपल लैंग्वेज, जो भी ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है बेटा, है ना, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जितने लिगेंड होंगे वही होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। बस मतलब नंबर ऑफ लिगेंड इन अ कोऑर्डिनेट स्फीयर इज सेड टू बी कोऑर्डिनेशन नंबर। जितने लिगेंड होंगे वही कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, राइट। मे बी 4 लिगेंड, मे बी 5 लिगेंड, मे बी 6 लिगेंड। अब आपके सीबीएसई में जो है ओनली 4 and 6 लिगेंड्स आर देयर, तो जो कॉम्प्लेक्स होगा वो टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। तो अब यहाँ पे देख लो, जितने भी लिगेंड होंगे, नंबर ऑफ लिगेंड, वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। टोटल नंबर ऑफ लिगेंड प्रेजेंट इन अ कोऑर्डिनेट स्फीयर इज सेड टू बी कोऑर्डिनेशन नंबर। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होगा। कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो होता है बेटा, आपसे मैंने पहले ही बता दिया, ये स्क्वायर ब्रैकेट जिसके अंदर सेंट्रल मेटल आयन और लिगेंड अकोमोडेट हो, चाहे 4 लिगेंड हो या 6 लिगेंड होंगे, ठीक है। तो ये होता है कोऑर्डिनेट स्फीयर। कोऑर्डिनेट स्फीयर के अंदर सेंट्रल मेटल आयन और लिगेंड, और कोऑर्डिनेट स्फीयर इज स्टेबलाइज्ड बाय ओनली काउंटर आयन, क्योंकि काउंटर आयन हमेशा क्या होगा, कोऑर्डिनेट स्फीयर के बाहर होता है। जो मैं सर्कल से बना रहा हूँ, ये कोऑर्डिनेट स्फीयर है, यहाँ पे काउंटर आयन है, ये क्या होगा, ये मे भी पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे मेटल कोई भी लिख देंगे, पोटेशियम और सोडियम, और अगर नॉन मेटल होगा तो Cl, Br और SO2, जो भी उसकी वैलेंसी न्यूट्रलाइज करनी होगी। तो इस तरह से कोऑर्डिनेट स्फीयर सिर्फ इतना ही होता है कि इनमें सेंट्रल मेटल आयन और लिगेंड प्रेजेंट हो, दैट इज सेड टू बी कोऑर्डिनेट स्फीयर। और उसके अलावा जो भी होता है उसको कहते हैं काउंटर आयन। फिर कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन ये एक बेटा एक स्पेशल अरेंजमेंट होता है लिगेंड का, जिससे लिगेंड जो सेंट्रल मेटल आयन से जुड़ा होता है, राइट। तो जुड़ा होगा तो अब उसमें जो अरेंजमेंट, उसका जब स्ट्रक्चर बनेगा तो स्ट्रक्चर क्या होगा, जैसे ये मेटल है, सपोज दैट इसमें 6 लिगेंड हैं, तो 6 लिगेंड ये इस तरह अरेंज होंगे, राइट। और ये 6 लिगेंड क्या होगा, इस तरह अरेंज होगा कि इनमें रिपल्शन क्या हो, मिनिमाइज हो, दैट इज सेड टू बी स्पेशल, और इसी को कहते हैं स्पेशल अरेंजमेंट। 4 होंगे तो टेट्राहेड्रल होगा, राइट। तो ये होता है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। जितने लिगेंड होते हैं उसी को हम हेड्रॉन कहते हैं, दैट इज सेड टू बी पॉलीहेड्रॉन। जितने लिगेंड होंगे अराउंड दी मेटल, सेंट्रल मेटल के अराउंड जितने भी लिगेंड होते हैं उसको हम हेड्रॉन कहते हैं, दैट इज सेड टू बी पॉलीहेड्रॉन। क्योंकि 2 से ज़्यादा है तो पॉली कहलाता है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, देखो जैसे ये कॉम्प्लेक्स दिया है बेटा, यहाँ पे CuCN4 3 है ना। अब यहाँ पे Cu को हमको निकालना है, तो ये लेट इट बी X, और Cn कितना है 4 है, और Cn की वैलेंसी कितनी -1, तो 4 1 जा 4, ये -4 हो गया, राइट। अब इक्वल टू, इसके ऊपर चार्ज क्या है, इसके ऊपर चार्ज हमको दिख रहा है, सपोज दैट 3+ है, तो इक्वल टू +3, राइट। अब यहाँ पे क्या होगा, ये सॉरी ये -3 होगा बेटा, ये -3 है, राइट। अब यहाँ पे क्या होगा, x माइनस, तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये -3 + 4, तो x इज इक्वल टू +1 आ जाएगा। तो ये मेटल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या आ जा रहा है, +1 आ रहा है। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर जो चार्ज, बस यही मेथड है कि जो भी कॉम्प्लेक्स हो उसमें सेंट्रल मेटल आयन को हम हमेशा X ले लेंगे, और जो भी लिगेंड होगा उसकी वैलेंसी, जो भी काउंटर आयन है उसकी वैलेंसी, सब वैलेंसी को ऐड कर देंगे अकॉर्डिंग टू देयर चार्जेस n = 0।
अगर कोई चार्ज नहीं है, अगर आपको स्फीयर दिया है, स्फीयर के ऊपर अगर चार्ज है तो उसको इक्वल टू वो चार्ज लिखते हैं। अगर पूरा कॉम्प्लेक्स है तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम ज़ीरो लिखते हैं। क्लियर। इस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल निकालते हैं। एक बार फिर से देखिए आप इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि IUPAC नेमिंग और हाइब्रिड स्टेट कहीं भी आप कैलकुलेट करोगे वो ज़रूर आपको ये आना चाहिए। देखो ये दिया है CuCl, एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। सपोज दैट आपको दिया है कि NiCl4 ये कॉम्प्लेक्स है, राइट, और ऊपर चार्ज दे दिया है आपको +2। अब कह रहा है कि फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल। तो सेंट्रल मेटल X, ये Ni है तो लेट इट बी X माइनस Cl की वैलेंसी क्या होगी, माइनस होगी, तो ये 4 है तो -4 हो गया बेटा, इक्वल टू चार्ज क्या है +2, तो ये मैंने +2 नहीं, ये -2 है ना, ये -2 होगा यहाँ पे चार्ज -2। तो अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 + 4 दैट इज +2। तो जो निकल है, निकल की वैलेंसी यहाँ पे +2 शो करती है, Ni एग्जिस्ट इन +2 फॉर्म। क्लियर। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। बस हमें जो भी लिगेंड है, जो भी काउंटर आयन है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट पता होना चाहिए या उसकी वैलेंसी पता होना चाहिए। तो उसके हेल्प से हम जो भी मेटल होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। ठीक। फिर इसके बाद यहीं पे थोड़ा डिस्कस करेंगे बेटा कि जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक कहता है होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। होमोलेप्टिक, होमो का मतलब ही होता है सेम, होमो मीन्स सेम, वह लिगेंड जिसमें क्या हो, सेम, वह कॉम्प्लेक्स जिसमें लिगेंड एक ही हो, एक ही तरह का लिगेंड हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे अमोनिया हो, चाहे क्लोराइड हो, चाहे ब्रोमाइड हो, कोई भी लिगेंड हो लेकिन एक ही लिगेंड होगा। नंबर उसके चाहे जितने हो, ये नहीं कि एक ही मतलब 1 मीन्स अमोनिया है, मे भी अमोनिया 4 अमोनिया हो, 2 अमोनिया हो, 6 अमोनिया हो, लेकिन वो अमोनिया ही रहेगा, उसमें फिर दूसरा कोई लिगेंड नहीं आता, उसको हम कहते हैं होमोलेप्टिक। अब यहाँ पे एग्जांपल देखो, ये दिया है हेक्सामाइन है ना, 6 अमोनिया है और एक कोबाल्ट, हेक्सामाइन कोबाल्ट 3 आयन, ये कॉम्प्लेक्स है। देखो अब यहाँ पे इसको होमो क्यों कहेंगे, क्योंकि अमोनिया जो लिगेंड है वो एक ही है ना, ओनली 1 अमोनिया। तो अमोनिया जब लिगेंड एक है तो उसको हम क्या कहते हैं, होमोलेप्टिक। क्लियर। हाँ, उसी के बाद देखो हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स होता क्या है, हेट्रो का मतलब ये डिफरेंट है ना, होमो मतलब सेम, हेट्रो मतलब डिफरेंट। अब यहाँ पे डिफरेंट, डिफरेंट क्या हो, यहाँ पे लिगेंड एक से ज़्यादा होंगे। देखो यहाँ पे क्या दिया है, अमोनिया दिया है, Cl भी दिया है ना, मतलब लिगेंड एक नहीं होगा। जहाँ पे अमोनिया है वहाँ पे और भी कुछ लिगेंड हो सकता है, Cl दिया है, वाटर दिया है, Cl दिया है, कोई भी अदर देन मतलब सेम नहीं होना चाहिए। तो उस लिगेंड को हम क्लासीफाई करते हैं हेट्रोलेप्टिक लिगेंड, मतलब अ लिगेंड इन विच सेंट्रल मेटल आयन अटैच टू द टू डिफरेंट और मोर देन डिफरेंट लिगेंड, दैट इज सेड टू बी हेट्रोलेप्टिक लिगेंड। अब इस हेट्रोलेप्टिक लिगेंड में आपने देखा कि लिगेंड के नंबर क्या हैं, नंबर अलग अलग हो सकते हैं लेकिन अलग लिगेंड भी होंगे बेटा। यहाँ पे Cl और अमोनिया 2 लिगेंड है ना, तो इसको कहते हैं हेट्रो। और फिर लेबाइल एंड इनर्ट। लेबाइल का मतलब होता है जिसमें मूवमेंट ज़्यादा हो, जो जल्दी चेंज हो जाए है ना, जो मूव करे। तो कॉम्प्लेक्स इन विच लिगेंड सब्स्टिट्यूटेड फास्ट, देखो बेटा मैंने कहा ना चेंज, तो वह कॉम्प्लेक्स जिसमें लिगेंड जल्दी से चेंज हो, जल्दी से सब्स्टिट्यूट हो, उसको कहते हैं लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस। और जिसमें वही लिगेंड बहुत स्लो सब्स्टिट्यूट हो, वेरी स्लो, सी ईयर, जब बहुत स्लो होता है उसको हम कहते हैं इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस। मतलब जिसमें जो लिगेंड की मोबिलिटी, लिगेंड को मूव कराना, लिगेंड को सब्स्टिट्यूट करने में टाइम लगे तो वो क्या होता है, इनर्ट। और जो जल्दी से सब्स्टिट्यूट हो जाए उसको कहते हैं लेबाइल कॉम्प्लेक्स। तो लेबाइल का मतलब ही होता है फास्ट और इनर्ट का मतलब होता है स्लो। तो इनर्ट मतलब वो स्टेबल है, इसलिए उसमें प्रोसेस सब्स्टिट्यूशन का स्लो होगा, और यहाँ पे लेबाइल वाले में फास्ट होता है, दैट इज सेड टू बी लेबाइल और इनर्ट कॉम्प्लेक्स। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ये बेटा आपके
कंपटीशन में जरूर पूछता है एक क्वेश्चन इस इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पे। क्या है, देखो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इसमें क्या किया है, अकॉर्डिंग टू ये जो थ्योरी दिया है वो सिडविक ने दिया है। सिडविक के अकॉर्डिंग कहता है कि जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल होता है उसका जब निकालोगे तो वो किसके बराबर होगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इट, है ना, वो इनर्ट के बराबर होता है। कैसे, देखिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ये है, इसमें जो भी सेंट्रल मेटल आयन है जिसका हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हैं वो एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल लिख दिया, जो भी मेटल होगा, राइट। फिर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल, वो जो मेटल जिसका आपने लिखा है, जिसका एटॉमिक नंबर लिखा है उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है वो लिखो, माइनस करो, इंटू टू इंटू जितना उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है, मतलब जितने उसके पास लिगेंड है उस लिगेंड के नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड कर दो। एटॉमिक नंबर ऑफ रेस्पेक्टिव एटम, उसी का ऑक्सीडेशन नंबर एटॉमिक नंबर में से माइनस कर दो, और 2 इंटू पूरे जो कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब नंबर ऑफ लिगेंड जो हैं उसका मल्टीप्लाई करके जो भी आता है उसको ऐड कर दो। तो इस तरह से आपको एक इफेक्टिव एटॉमिक नंबर मिल जाता है। और जब चाहे वो एन आयन विथ सेंट्रल मेटल आयन हैविंग इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इक्वल टू इनर्ट गैस, अगर वो इनर्ट गैस के बराबर आता है उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, तो क्या है वो स्टेबल है, इनर्ट है। और अगर नहीं आएगा तो वो स्टेबल नहीं है, मतलब आयन में है। क्लियर। तो हमेशा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करके हम कंपेयर करते हैं वेदर इट इज स्टेबल और नॉट। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करने का कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला यही है, जो भी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जिसका भी कैलकुलेट करना है वो एटॉमिक नंबर ले लो माइनस ऑक्सीडेशन नंबर ले लो मेटल का, और उसमें 2 इंटू सेंट्रल मेटल आयन से प्लस कर दो। ठीक, इस तरह से इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन आ जाएगा, और उसको फिर हम देखते हैं क्या वो इक्वल टू इनर्ट गैस के स्टेबल है या नहीं, उसके कॉन्फ़िगरेशन के बराबर। इस तरह से इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हम कैलकुलेट करते हैं।